फिल्म की शुरुआत में हमें मिकाल समुद्र को दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे राज्य के राजा यात्रा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक नाविक आता है जो उन्हें कहता है कि मेरे पास आपके लिए बहुत ही अनमोल तोहफा है। दरअसल उसके पास एक जलपरी रहती है जिसका विवाह उन्हीं में से किसी एक राजा से करवाना चाहता था, लेकिन उस जलपरी को देख करके उसकी तब सभी कोई आकर्षित होती है। उसकी पूरी बदन में एक ज्वाला सी थी। उस ज्वाला को देख करके सब उसकी तब आकर्षित होते हैं। यहाँ तक कि जितने भी लोग थे सब उससे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन वो जलपरी किसी को पसंद नहीं करती है बल्कि वहाँ से भागने लगती है। तभी नाविक उसके पूंछ पे एक हुक फंसा देता है जिससे वो समुद्र में जाती है और उसको पकड़ने के लिए जितने भी लोग थे वो भी पानी में कूद जाते हैं और सभी कोई पानी में कूद तो जाते हैं, लेकिन वो सब कोई भी तैर नहीं पाता बल्कि डूबने लगते हैं। तभी वहाँ पर ही यांग नाम का एक लड़का बैठा रहता है। उसका छोटा भाई जिसका नाम ली रहता है वो उसे कहता है कि भाई ऐसे तो सारे लोग मारे जाएंगे, तुम ही हो। ली की बात सुनकर के यांग को भी ये बात सही लगती है। फिर उन सभी लोगों को बचाने के लिए जैसे ये पानी में कूदता है तब हमें पता चलता है कि यांग के अंदर भी एक खास तरह की पावर थी। दरअसल वो पानी में बहुत तेजी से तैर सकता था और सांस भी ले सकता था। फिर उन सभी लोगों को जंजीर में फंसाता है और जलपरी को भी उस पानी से बाहर ले आता है। तभी हम देखते हैं कि जलपरी उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जलपरी को अपने से दूर फेंक देता है। तभी जलपरी का सेनापति आ जाता है यांग से लड़ने के लिए, क्योंकि उसने उसका अपमान किया था। और हमें एक बात अच्छी लगती है, वो जलपरी नहीं बल्कि एक राजकुमारी थी। और यहाँ तक कि जितने भी लोग थे उस बोट में वो सभी लोग उस जलपरी के ही आदमी थे। और इसके बाद हमें पता चलता है कि यांग भी बहुत ही अच्छा बहादुर सिपाही रहता है, जो कि उस जलपरी के सेनापति के साथ बहुत ही डट के लड़ाई करता है। जिसकी ये सब कुछ देखने के बाद जलपरी उसकी तब आकर्षित होती है, उसे अपने कमरे के अंदर बुलाती है जहाँ पर वो उसके साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन यांग को उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। इसके बाद यांग उस कमरे से बाहर निकलता है क्योंकि चिल्लाने की बहुत तेज आवाज़ आती है। जब वो बाहर निकल के देखता है तो कई सारे लोगों की डेड बॉडी थी। दरअसल उसके अंदर एक जीव घुस गया था जो उसके अंदर की जितने भी अंग थे वो सभी अंग खा रहा होता है, और ये सब कुछ एक आदमी बताता है। तभी हम देखते हैं कि वो एक आदमी के पेट को फाड़ करके बाहर निकलता है, दूसरे आदमी के ऊपर हमला करता है। तभी एक सेनापति आकर के उसके गर्दन को काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, और उसी समय वो उस कीड़े को पकड़ लेता है। तभी जलपरी आकर के बताती है कि वुड ड्रैगन नाम का एक जीव है जिसके चारों तरफ से एक गुफा के अंदर कैद किया है, जिसे जलपरियों ने कैद किया है। अब वो दीवारें लग रही है कि अब कमज़ोर हो रही है, हमें जल्द से जल्द वहाँ पे जाना होगा, नहीं तो दीवार अगर टूट गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसकी ये बात सुन करके यांग भी तो जलपरी ही लोग जा रहा था। तब अपने साथ सीन, जिससे हम जलपरी कह रहे थे उसका नाम असल में सीन था, उसे अपने साथ लेके जाता है। लेकिन आधे रास्ते जाने के बाद एक बहुत बड़े तूफान को देखकर सभी लोग रुक जाते हैं। तभी हम यांग को देखते हैं जिसके अंदर बहुत ही खास तरह की पावर थी। वो उन सभी तूफानों को शांत कर देता है, लेकिन उसे सीन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, तो वो उसे छोड़ करके अपने छोटे भाई ली को लेकर के आगे बढ़ जाता है। फिर वो परी रुक जाता है जहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, उसे बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। उसका नाम आसिम था। तभी तक वहाँ पे जितने भी जलपरी थी जो कि उसकी फ्रेंड थी वो सभी को वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर यांग को पकड़ भी लेती है। तभी वहाँ पर ही सीन को भी हम देख लेते हैं जो जितनी भी जलपरी थी उन सभी के ऊपर तीरों से हमला कर रही होती है। तभी वहाँ पे जलपरी की मास्टर आ जाती है जो कि वहाँ पर ही अपनी पावर से सीन को और उसके जितने भी आदमी थे उन सभी को अपने कंट्रोल में कर लेती है। और यहाँ पे यांग को भी हम देखते हैं कि जो कि जलपरी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उसका छोटा भाई ली भी बचाते बचाते उसे तीर लग जाती है। जिस जलपरी को बचा रहा होता है उसका नाम लूसी रहता है। लूसी भी उसको पसंद करने लग जाती है। इसके बाद कुल माता सीन से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तब वो बताती है कि यहाँ पे वुड ड्रैगन जो कि आज़ाद हो रहा है उसे हम पकड़ने के लिए आए हैं और हम आप ही की मदद करने के लिए आए हैं। जिसकी ये बात सुन करके कुल माता उसे जाने देती है, लेकिन जाने से पहले सीन बोलती है कि हम आपको दक्षिण के समुद्र तट पे मिलेंगे, हम वहीं से सभी लोग हमला करेंगे वुड ड्रैगन के ऊपर। लेकिन मास्टर को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और जलपरियों को कहती है कि बहुत जल्द ही तैयार हो जाओ, हम बहुत बड़े जंग की ओर जाने वाले हैं। दरअसल वो सभी लोग वुड ड्रैगन की एक गुफा में हमला करने वाले होते हैं। और यहाँ पर ही हम आसिन को देखते हैं जो यांग के कमरे के अंदर घुस जाती है उसे मिलने के लिए।
लिए। कहीं ना कहीं उसे कुछ तो याद आ रहा था लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे हम ली को देखते हैं जिससे मिलने के लिए जूली जाती है और जूली को ली बताता है कि दोनों आसिन और यंग दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और यंग की जान बचाने के लिए आसिन ने अपनी एक जादुई मोती जो कि जल परी की खास पावर होती है उसे वो यंग को दे दिया है और यंग तभी से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और जिसकी ये बात सुन करके लूसी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि प्यार में क्या ऐसा भी हो सकता है। और इसके बाद हम यंग को देखते हैं जो आसिन की तरफ करीब आने की कोशिश करता है। कुछ समय के बाद वहाँ पे सीन आ जाती है। सीन को देख करके आसिन बेड के अंदर छिप जाती है और यंग सीन को देख करके काफ़ी चौंक जाते हैं। और यहाँ पे सीन बताती है कि वो यहाँ पर ही भूत ड्रैगन की मोती को हासिल करने के लिए आई है। तभी यहाँ पे यंग बोलता है कि वो मोती मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी सीन बोलती है कि इसके बदले तुम्हें कोई इनाम चाहिए तो तुम दे सकते हो। दरअसल वो उससे सब कुछ अपना देना चाहती थी लेकिन यंग को उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और ये सारी बातें आसिन सुन लेती है। जैसे सीन जाती है उसके बाद आसिन जब बाहर आती है तब वो यंग के ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है लेकिन वो यंग की कोई भी बात नहीं सुनती और वहीं से वो चली जाती है। और अगले दिन जल परी की कुल माता मतलब मास्टर और जितनी भी जल परियाँ थी आसिन भी उनके साथ जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग भूत ड्रैगन की गुफा के अंदर घुसते हैं जहाँ पे भूत ड्रैगन सोया रहता है। तभी उसकी मोती को देखती है जिसमें से एकदम चमक नहीं आ रहा था, मतलब उसकी पावर अब कम हो चुकी थी, मतलब भूत ड्रैगन अब जागने वाला था। यहाँ पर ही कोई भी मोती को निकाल नहीं पा रहा था। तभी यहाँ पर ही कुल माता जैसे ही आगे बढ़ती है तब तक वो मोती किसी ने निकाल लिया था। दरअसल वो मोती आसिन ने आराम से निकाल लिया था इसके वजह। और मोती निकालने के बाद मास्टर बताती है आसिन को कि आसिन जो भी ये मोती को निकालता है उसे सन्यासी बनना पड़ता है। और भी बहुत सारी बातें थी जो वो आसिन को नहीं बताती। या कुछ समय के बाद वहाँ पे भूत ड्रैगन जाग जाता है जो उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी यहाँ पे यंग भी आ जाता है और मास्टर भी उसे लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तरीके से मात खा जाते हैं। कोई भी उसके आगे टिक नहीं पाता है और इसी कारण कुल माता को भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है। और फिर किसी तरह यंग उन सभी को निकाल करके बाहर लेके आता है। और दूसरी तरफ हम सीन को देखते हैं जो कि जल परी मास्टर के साथ नहीं गई थी उन सभी के ऊपर हमला कर देती है, उन सभी को जान से मार देती है। यहाँ तक कि सीन का सेनापति जितने भी जल परी थे उन सभी की गर्दन को काट करके उनकी जादुई मोती को निकाल लेता। दरअसल इस मोती को जो भी इंसान निगल लेगा उसके अंदर जल परी की पावर आ जाएगी। और यहीं पर हम सीन के एक सेनापति को देखते हैं जो कि एक छोटे बच्ची को देख रहा होता है। दरअसल वो उसको मारना नहीं चाहता है लेकिन दूसरा सेनापति उसे मार देता है, जिससे वो काफी नाराज होता है लेकिन वो चाह के भी कुछ कर नहीं पाता है। और यहाँ पर हम आसिन को देखते हैं जो यंग के साथ वापस आ जाती है। असल में आसिन के दिमाग में एक ख्याल चल रहा था। दरअसल वो चाह रही थी कि वो यंग से अपनी मोती जो कि उसने दिया था उसको वापस ले लेकिन यंग उसे देने से मना कर देता है। और यहाँ आसिन उसके करीब भी आने की कोशिश करती है लेकिन यंग सब कुछ समझ जाता है। और यहाँ दूसरे तरफ हम सीन को देखते हैं जिससे मिलने के लिए उसके पास एक लेडी आती है जो उसके चेहरे को देख करके काफी घबरा जाती है। दरअसल उसका चेहरा एक बूढ़ी औरत के जैसा था। उसके शरीर के सारी अंग तो लड़कियों के समान थी लेकिन चेहरा में एक श्राप था। दरअसल वो भी एक परी थी। उसने अपने प्यार के खातिर अपनी एक जादुई मोती को एक राजा को दे दिया था, तब से उसको श्राप मिला था जिससे उसका चेहरा एक बूढ़ी औरत के समान हो चुका था। और यहाँ पे सीन बताती भी है कि जो भी मेरा चेहरा देखता है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ती हूँ, मतलब वो उसको भी जान से मार देती है। इसके बाद वो चेहरे में मास्क पहनती है और फिर आसिन से मिलने के लिए उसके पास आती है। और यहाँ हम आसिन को देखते हैं जो अपनी मास्टर के पास रहती है जिसकी मास्टर उसे शपथ दिला रही होती है और अपनी पावर से फिर से उस मोती को जिंदा कर देती है। तभी यहाँ पर ही सीन आती है जो बताती है कि आसिन तुम सन्यासी तो बनने वाली हो लेकिन तुम्हारी कुल माता मतलब मास्टर ने तुम्हें ये आज तक नहीं बताया कि जो भी सन्यासी बनता है उससे 100 सालों तक समुद्र में एकांत जीवन जीना पड़ता है, उसके पास कोई भी उसका अपना नहीं रहता। जिसकी ये बात सुन करके वो हैरानी से देख रही होती है अपनी मास्टर को। तभी उसकी मास्टर बोलती है इसकी बात मत सुनाइए, हमको भड़का रही होती है। तभी यहाँ पे हम सीन को देखते हैं जो उस मोती को वापस ले लेती है और यहाँ पर वो बताती है कि मैं भी एक जल परी थी और मैं भूत ड्रैगन के दरवाजे की पहरेदार थी और मुझे एक राजा से प्यार हो चुका था, जिसके बाद वो राजा की भी मौत हो चुकी और मुझे श्राप मिल चुका था और मेरा श्राप इस मोती से ही ख़त्म हो सकता है, तो ये मोती मुझे चाहिए। इसके बाद उस मोती का इस्तेमाल करती है और उसके बाद वो तय करती है कि वो भूत ड्रैगन के पास जाएगी और उसे भी अपने कंट्रोल में
करेगी जिससे वो पूरी दुनिया पे राज कर सके। इसके लिए वो निकल भी पड़ती है और यहाँ पे हम मास्टर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि सीन ने उसके ऊपर अपनी पावर से हमला किया था जिससे उसकी मौत हो चुकी थी। और इसके बाद आसिन और यांग उससे लड़ने के लिए जाते हैं जहाँ पर यांग भी बहुत बुरी तरीके से पराजित हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है। तभी आसिन भी उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और यहाँ पर यांग और आसिन एक दूसरे को जब किस करते हैं तब आसिन को उसकी मोती और उसका पावर वापस मिल जाता है और पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। और यहाँ पे सीन को देखते हैं जो वो ड्रैगन को अपने बस में करने की कोशिश करती है लेकिन वो बस में नहीं कर पाती है बल्कि उसका चेहरा पहले से ज़्यादा खराब हो जाता है और उससे फिर से श्राप लग जाता है। और यहाँ आसिन को देखते हैं जिससे के पास वो मोती वापस आ जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके भूत ड्रैगन को फिर से उस मोती करने बंद कर दे। और आसिन फिर उस शर्त के मुताबिक मतलब अब उसे सन्यासी बनना था तो 100 सालों के लिए वो वापस समुद्र के अंदर जाना चाहती थी। तभी यांग उससे मना करता है जाने से। तब वो यांग की याददाश्त को मिटा देती है और देखते देखते 100 साल भी बीत जाता। 100 साल के बाद आसिन फिर यांग के पास आती है। यांग काफी बूढ़ा हो चुका था और आसिन आज भी जवान थी। फिर आसिन उसे पानी के अंदर खींच लेती है और इसी तरह दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं। मतलब इसी तरह इस कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है। उम्मीद करते हैं कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।